स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने फर्स्ट ईयर के लिए चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ, उसमें हमने इक्विलिब्रियम की बात की। लास्ट वाले लेक्चर में जो है हमने आपको बताया इक्विलिब्रियम के यूनिट्स आपने कैसे फाइंड आउट करना है, उसे ड्राइव कैसे करना है आपने। आज हम आपको एक नए कांस्टेंट के बारे में बताएंगे, केपी के बारे में आपको बताएंगे, फिर उसका जो है वो केपी और केसी के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप बताएंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि उसमें जो है वो ए और बी रेक्टेंट्स हैं, सी और डी जो है वो प्रोडक्ट है, ए और बी के मिलने से जो है वो सी और डी बन रहा है। उसके लिए आप केसी की इक्वेशन लिखें तो हमारे पास जो है वो इस तरह का रिलेशनशिप आ जाता है। रेक्टेंट्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रेक्टेंट की कंसंट्रेशन। कहता है कि अगर आप गैसेस रेक्टेंट्स ले लें तो गैसेस के केस में जो है आप इसे जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि गैसेस के केस में जो है आप प्रेशर की बात करते हैं तो आप जो है कंसंट्रेशन की जगह जो है आप प्रेशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस के केस में जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। तो प्रेशर और कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इन केस ऑफ गैसेस। तो आप जो है यहाँ पर जो है उनका प्रेशर भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन की जगह, और इससे जो कांस्टेंट होगा उसे हम कहेंगे केपी कहेंगे। तो इन कांस्टेंट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है केसी और केपी के दरमियान? तो केसी और केपी के दरमियान जो है वो ये रिलेशनशिप है कि केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। इसमें केपी और केसी का तो आपको पता है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है, टी जो है टेंपरेचर ऑफ सिस्टम है, और डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन इज डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर आपने डेल्टा एन फाइंड आउट करना है तो आप नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान आप डिफरेंस ले लें तो आप जो है ये डेल्टा एन फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आगे इक्वेशन भी दी हुई है, तो इक्वेशन जो है अभी डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि अभी जब हमें बोर्ड बताएगा कि कौन से चैप्टर के आपने एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल करते हैं तो तब जो है हम इक्वेशंस की बात करेंगे। तो केपी और केसी का जो है रिलेशनशिप आपके सामने लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमने आपको डिटेल से बताया, इसके यूनिट्स के बारे में बताया, इसकी डेरिवेशन हमने आपको बताई कि आपने कैसे डिराइव करना है केसी को। तो अब हम देखते हैं कि इनकी जो है वो एप्लीकेशंस क्या हैं, आप जो है इनसे क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहली इसकी एप्लीकेशन ये है कि आपको केसी जो है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। कैसे बताता है आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में? आपको पता है कि केसी जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप फाइंड आउट कर ले, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ले, आप केसी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका एक रिएक्शन अगर प्रोसीड हो रहा है तो आपने उसमें से जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले लें, और आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो पता है, तो आप जो है उन दोनों की रेशो फाइंड आउट कर लें। उन दोनों की रेशो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की आपने रेशो फाइंड आउट कर ली। अगर आपकी ये रेशो जो है वो केसी की वैल्यू से लेस आती है तो आप कहते हैं कि आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। अभी आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, आपका रिएक्शन जो है वो चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। क्यों ऐसा? कि अगर आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान जो रेशियो है वो केसी की वैल्यू से कम आई है, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो इसीलिए रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। दूसरा केस डिस्कस करते हैं। आपका अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है, इनकी रेशियो की जो वैल्यू है वो केसी से ज्यादा आ जाती है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, तो आप कहेंगे कि आपका रिएक्शन जो है अब रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको जो है केसी क्या बताता है? आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है कि आपका रिएक्शन जो है वो इस केस में आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इस केस में आपका रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा होगा। और तीसरा ये कि अगर आपके पास ये इक्वल आ जाता है, तीसरे केस में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की रेशियो केसी की इक्वल आ जाती है, तो आप कहते हैं कि आपके सिस्टम ने जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, ना तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने पहली एप्लीकेशन देखी कि केसी जो है आपको क्या बताता है, केसी आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में। दूसरा केस डिस्कस करते हैं। दूसरे केस में ये आपको बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन? इसमें हम आपको एक दो एग्जांपल के जरिए से एक्सप्लेन करते हैं। कहता है कि अगर आपके पास केसी की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा लार्ज आती है तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एग्जांपल हम देखते हैं कि ओजोन को अगर आप 25 डिग्री सी पर रखें ना तो ये डिकम्पोज हो जाती है, ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए जो है अब आपने ओजोन को जो है हमसे 25-28 किलोमीटर दूर रखा हुआ है, क्योंकि अगर ये रूम टेम्परेचर पर ओजोन आएगी तो ये फौरन जो है वो डिकम्पोज हो जाएगी।
आप इसे सिर्फ 25 डिग्री सी पर रूम टेम्परेचर पर रखें तो ये डिकम्पोज हो जाती है फौरन, और इस केस में जो है वो Kc की वैल्यू 10⁻55 आती है। Kc की वैल्यू लार्ज होने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो गया। उसके अलावा अगर Kc की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल आती है, सेकंड वाला केस अगर आप देखें कि HF को अगर आप डिकम्पोज करना चाहें तो इससे जो है वो हाइड्रोजन गैस और फ्लोरीन गैस बनती है, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो इसकी Kc की वैल्यू 10⁻−13 आती है, विच मींस के Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही है। ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा स्लो है और इसे कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये हमें बता देता है। और आपने ये भी लास्ट वाले चौथे चैप्टर में ये डिस्कस किया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि HF के दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो ये इसे डिकम्पोज करना जो है बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अगर आप इसे 2000 डिग्री सी पर भी रखें ना तो इसकी Kc की वैल्यू जो है वो 10⁻−13 आती है, विच मींस कि ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो ये आपको बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है। तीसरा जो है वो फैक्टर ये कि द इफेक्ट ऑफ कंडीशन ऑन इक्विलिब्रियम। Kc जो है आपको जो है इनके अगर आप कंडीशंस चेंज करें ना रिएक्शन की, आप कंडीशंस कैसे चेंज कर सकते हैं रिएक्शन की, आप उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दें, आप उसका जो है टेम्परेचर चेंज कर दें, आप उसका प्रेशर चेंज कर दें, आप जो है उसका वॉल्यूम चेंज कर दें, तो अगर आप उनकी कंडीशंस को चेंज करते हैं तो Kc पर जो है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा और आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बताता है, Kc बताता है। तो ये जो जितनी भी कंडीशंस हैं इन्हें हम डिस्कस करेंगे ली शैक्लियर प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे। ली शैक्लियर प्रिंसिपल आपको यही बताएगा कि अगर आप कंडीशंस चेंज करते हैं तो आपका रिएक्शन जो है वो उस पर क्या इफेक्ट आएगा। अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, वॉल्यूम चेंज करते हैं, तो जो है वो रिएक्शन पर क्या इफेक्ट आएगा। तो आगे डिस्कस करते हैं ली शैक्लियर प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ली शैक्लियर प्रिंसिपल क्या है। इफ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम, अगर आप एक सिस्टम पर जो है वो स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो सिस्टम जो है स्लो उस स्ट्रेस को जो है वो नलीफाई करने की कोशिश करेगा, उसे जो है मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा और वापस जो है वो वहीं पर इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। तो आप स्ट्रेस कैसे सिस्टम पर अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर सिस्टम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो आप जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज कर दें या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर दें, या तो आप टेम्परेचर चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें। इस तरह जो है आप अपने सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और वो सिस्टम क्या करेगा, उस डिस्टर्बेंस को जो है वो स्लो मिनिमाइज करेगा और जो है वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा। तो ली शैक्लियर प्रिंसिपल में सबसे पहला जो हम फैक्टर डिस्कस करते हैं वो है कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन के चेंज करने से जो है वो आपके रिएक्शन पर क्या इफेक्ट आता है। हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, बिस्मथ ट्राइक्लोराइड में अगर आप वाटर ऐड करें तो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड और साथ जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। वो कहता है कि बिस्मथ ट्राइक्लोराइड अगर प्योर है तो ये जो क्लाउडी फॉर्म में होता है, आप इसमें अगर वाटर ऐड करें तो उसके जो क्लाउडी फॉर्म है वो स्लो जो है बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्लाउड जो है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको नजर आएगा कि ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप इसमें जो है बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड बन गया, अब आप इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दें तो आपका रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। तो ये इस छोटी सी एग्जांपल से हमने देखा कि अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, जैसे मैंने आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बताया, तो आप अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आपका रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो ये आपको जो है वो कंसंट्रेशन चेंज करने से जो है वो रिएक्शन आपका चेंज हो जाता है। प्रेशर का जो फैक्टर है, प्रेशर जो है जैसे मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन और प्रेशर जो है वो गैसेस के केस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो आपकी गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी, और अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो जो है आपका गैसेस के केस में आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जैसे आपके पास छोटी सी एग्जांपल है, आप सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवाएं तो वो जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो गैसियस फेज में है। तो इस केस में अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और प्रेशर अगर आप कम करेंगे तो आपका रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो तीसरा जो फैक्टर है वो डिस्कस करते हैं, वो है वॉल्यूम, कि वॉल्यूम के चेंज करने से जो है आपकी रिएक्शन पर जो है वो क्या इफेक्ट होगा, वो फॉरवर्ड जाएगा रिवर्स जाएगा। उसके लिए आपको जो है वो Kc फाइंड आउट करना लाजमी है। अगर आपकी Kc की वैल्यू जो है वो Kc की वैल्यू में अगर वॉल्यूम का फैक्टर आता है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम के चेंज करने से आपका जो है वो रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा। जैसे हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल की थी ईस्टर वाली, उसमें जो है वो वॉल्यूम का फैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाता है, उसमें वॉल्यूम का फैक्टर नहीं आता है उसमें।
जिन जिन इक्वेशंस में जो है वो वॉल्यूम का फैक्टर आएगा तो आपने याद रखना है कि वॉल्यूम की चेंज करने से आपका रिएक्शन जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो डिस्टर्ब होगा। जैसे हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वाली ही एग्जांपल दोबारा लेते हैं। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम का फैक्टर आ रहा है, तो वॉल्यूम का फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम के चेंज करने से आपका रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम के इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट होगा। तो इस केस में अगर आप देखें तो Kc की वैल्यू में आपके वॉल्यूम का जो फैक्टर है वो ऊपर वाली साइड पर आ रहा है। अब यहाँ पर x क्या है, x जो है वो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। इसके अगर आप वॉल्यूम को इधर ले आए तो ये Kc के ओवर में आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं x स्क्वायर का और v का जो है वो रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स है। अब सुने जरा, अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम के इंक्रीज करने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो आपका रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप अपने वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तब जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो आपने याद रखना है कि इस केस में आपका जहां पर जो है वो आपके ऊपर वाली साइड पर आ रहा होता है ना वॉल्यूम का फैक्टर, तो उसका रिलेशनशिप आपके प्रोडक्ट के मोल्स के साथ जो है वो इनवर्स होता है। अगर आपका वॉल्यूम का फैक्टर जो है डिनोमिनेटर में आ जाता है तो डिनोमिनेटर में फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और इनका जो रिलेशनशिप है, वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट हो जाता है। आप वॉल्यूम बढ़ाते तो आपका जो है वो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो आपने ये बात याद रखनी है। तो इस केस में अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो चौथा फैक्टर जो है वो डिस्कस करते हैं। चौथा फैक्टर है वो टेम्परेचर का है। टेम्परेचर के लिए भी जो है आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी, आपको रिएक्शन देखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, या तो आपका रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक हो सकता है या आपका रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक हो सकता है। तो एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर की कंडीशन, टेम्परेचर के चेंज करने से जो है वो क्या इफेक्ट होगा उसे देखते हैं। एक्सोथर्मिक के केस में हम एग्जांपल ले रहे हैं, अमोनिया की एग्जांपल ले रहे हैं। इस केस में डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आती है, जो मींस के जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में अगर आप अपना टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस सिस्टम से जो है वो ऑलरेडी हीट निकल रही है, और अगर आप उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो हीट कहाँ जाएगी। तो आप जो है अगर आपने अपने रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना है तो आप अपने सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करें, ताकि वहां से टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हो और ज्यादा से ज्यादा हीट आपके सिस्टम से निकले। तो एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर को डिक्रीज करना फेवरेबल है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर एंडोथर्मिक का केस है तो एंडोथर्मिक के केस में जैसे हम पोटेशियम आयोडाइड को जो है वो हीट करें तो वो जो है वो सॉलिड फॉर्म से जो है वो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो केस है ये एंडोथर्मिक है, इस केस में आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ती है, सॉलिड को आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना तो हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी। और इस केस में आप जितनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उतना जो है आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये था हमारा ली शैटलियर प्रिंसिपल। एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों ने इसे प्रिपेयर करना है। थैंक यू।